नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपको पता है हमने राजस्थान की जो इतिहास और कला संस्कृति की और राजस्थान में जिन्हें तो मूल किताबें कहा जाता है उसकी एक श्रृंखला शुरुआत की थी। ये आज का हमारा लगभग 5वां पार्ट है। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति की कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है, इसकी अगर आप पीडीएफ देखना चाहो तो एक बार इसकी शानदार पीडीएफ आप देख सकते हो, जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जो कि जहां से आपका एक भी एग्जाम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के हमने गुहिल वंश की चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के जनपद पढ़ लिए, राजस्थान की सभ्यता पढ़ ली हमने, राजस्थान के ताम्र युग से लगाकर पाषाण युग से ताम्र युग की चर्चा कर ली, राजस्थान के जनपद पढ़े, राजस्थान की सभ्यताएं हमने चर्चा की, और कहीं ना कहीं हमने राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित नंबर 1 वीडियो भी बना दिया था। आज का हमारा ये पार्ट नंबर वीडियो है 5 नंबर, वीडियो नंबर 5 है। अंत तक बने रहेगा, मजेदार चीजों के साथ में, कहानियों के साथ में, ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल और गुर्दे मजबूत कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है। गुहिल वंश, गुहिल वंश वह व्यक्ति थी गुहिल डायनेस्टी की अगर हम आप लोगों से चर्चा करें तो इसने मेवाड़ पर शासन किया। कहां पर चर्चा किया मेवाड़ पर शासन किया। और मेवाड़ का जो क्षेत्र है, ये वर्तमान का जो उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, ये इसे मेवाड़ कहा जाता था। तो उदयपुर का, राजसमंद का, चित्तौड़गढ़ और जो प्रतापगढ़ का जो एरिया था, इसे मेवाड़ कहा जाता था। नामकरण की अगर चर्चा करें तो इस वंश का प्रतापी शासक गोहिल हुआ था। इसी गुहिल के नाम पर ही इसका नामकरण किया जाता है, गुहिल वंश। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति की चर्चा करें कि आखिर गुहिल वंश के जो शासक थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुए। क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से एग्जामों के द्वारा कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अबुल फजल ये कहता है कि ईरान के शासक, ईरान के एक शासक हुए थे जिनका नाम है नौशेखा आदिल। इनका पूरा नाम आता है नौशेखा आदिल, जिनके से संबंधित बताता है अबुल फजल। कौन कहता है? अबुल फजल इस बात को कहता है कि जो मेवाड़ के जो शासक थे, जो राणा थे, वो कहीं ना कहीं ईरान के शासक जो नौशेखा जो आदिल थे, इनसे संबंधित बताता है। अगली चर्चा करें आप लोगों से, कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से मानता है। जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। तो वल्लभी जो गुजरात के जो शासक थे, उनसे संबंधित कौन मानता है? कर्नल जेम्स टोड मानते हैं। वहीं में बात करूं नेणसी और गोपीनाथ शर्मा की, तो गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। क्या पे मानते मोहनोत नेणसी, और जो गोपीनाथ जो शर्मा थे, वो इन्हें क्या मानते ब्राह्मण मानते हैं। वहीं में आप लोगों से एक और चर्चा करूं एक आते जीएच ओझा। कौन आते हैं? जीएच ओझा। जीएच ओझा और जो नेणसी है, वो इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आइए चर्चा करते हैं कि डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा जी ने आप जानते समय जीएच ओझा कहा जाता है। जीएच ओझा के अनुसार जिनका जन्म सन 1863 ईस्वी में हुआ था, रोहिडा गांव सिरोही में, ये भी बात आपको याद रखनी है। इनके अनुसार 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। किसने? गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। प्रतापी शासकों की चर्चा करें तो गुहिल के बाद में मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक बनता है बप्पा। कौन बनता है? बप्पा रावल, जिसे बप्पा कहा जाता है। अब देखिए ये बप्पा रावल हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जो गुहिल जो शासक बना जिसने 566 ईस्वी में मेवाड़ की शासन की स्थापना करता है। अब देखिएगा, इस गुहिल के बाद में कौन कौन शासक बनते? एक बनता है भोज। कौन बनता है? गौर कीजिएगा इनके देखिएगा, एक बनता है भाई साहब भोज। कौन बनता है? भोज, जिसे भोज या आदित्य भी कहा जाता है। भोज के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है महेंद्र। कौन बनता है? महेंद्र। ये क्रम है इनका, महेंद्र शासक बनता है। महेंद्र के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है नाग। क्या बनता है? नाग नाम का राजा हुआ है और नाग नाग के जिसे नागादित्य भी कहा जाता है। नागादित्य के बाद में जो शासक बना वो बना शिलादित्य। क्या बना? शिलादित्य। शिलादित्य के बाद में जिसे सील भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। इस शिलादित्य के बाद में जो शासक बना, क्रम देखिएगा इनका ये क्रम चल रहा है। भोज शासक बनता है, भोज के बाद में महेंद्र बनता है, फिर नाग बनता है, फिर शिलादित्य बनता है। शिलादित्य के बाद में अपराजित बनता है। क्या बनता है? अपराजित। अपराजित शासक बनता है, और अपराजित की शासक के बाद में जो शासक बनते हैं वो आपको याद रखना है। कौन बनते हैं? महेंद्र द्वितीय। कौन बनते हैं? महेंद्र द्वितीय। और महेंद्र द्वितीय के बाद में बप्पा रावल बनता है। तो इसके बाद में आ जाता है महेंद्र सेकंड। क्या आ जाता है? महेंद्र सेकंड। और महेंद्र जो सेकंड है ना, इसके बाद में बनता है बप्पा रावल। क्या बनता है बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल।
ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो ये अपराजित है ना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है कि अपराजित की जो प्रस्तुति आती है, इसके लेखक आती है जिसका नाम है दामोदर। दोस्तों अपराजित के ऊपर दोस्तों एक दोस्तों प्रशस्ति लिखी गई, क्या लिखी गई दोस्तों, प्रशस्ति लिखी जाती है। और इस प्रशस्ति के जो लेखक आते हैं वो आते हैं साहब जी दामोदर। कौन आते हैं, दामोदर, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो उत्कीर्णकर्ता आते हैं उनका नाम आता है यशो भट्ट। क्या देखने को मिलता है, इसके इस प्रस्तुति के जो उत्कीर्णकर्ता आते हैं, उत्कीर्ण किसने किया, उत्कीर्ण करने वाले आते हैं दोस्तों यशो भट्ट। क्या नाम है, यशो भट्ट। तो ये हुई दोस्तों हमारी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बप्पा रावल की चर्चा करते हैं। इनका क्रम देखिएगा, एक बार दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए बप्पा रावल की शुरुआत करते हैं। बप्पा रावल जिसने 734 ईस्वी से लगाकर, गौर करना, 734 ईस्वी से दोस्तों 753 ईस्वी के बीच में दोस्तों मेवाड़ की गद्दी पर शासन करता है। कौन करता है साहब जी, बप्पा रावल। कौन करता है, बप्पा रावल। दोस्तों 734 ईस्वी दोस्तों की चर्चा दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मेवाड़ के शासक को जिनका नाम है दोस्तों कवि राजा श्यामल दास। क्या नाम आता है, श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास के ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है वीर विनोद। क्या लिखा था, वीर विनोद। इस वीर विनोद के अनुसार, किसके अनुसार, वीर विनोद के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर दोस्तों, चित्तौड़ को विजिट कर लिया था। किसको विजिट कर लिया था साहब जी, चित्तौड़ को विजिट कर लिया था। ऐसा कौन करता है, श्यामल दास का जो वीर विनोद के अनुसार इसमें माना गया है। और दोस्तों गौर करना, चित्तौड़ विजिट के साथ जी देखिएगा, चित्तौड़ विजय 734 ईस्वी में राज परिस्थिति के अनुसार बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों आपको राज प्रशस्ति भी आपको याद रखनी है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर चित्तौड़ को विजित कर लिया। और दोस्तों बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया, ये बात आपको याद रखनी। बप्पा ने जो अपनी राजधानी बनाई वो क्या बनाई साहब जी, नागदा बनाए। लेकिन दोस्तों एक बार आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा यहाँ से खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बप्पा रावल था, इस बप्पा रावल ने, किसने साहब जी, इस बप्पा रावल ने जैसे दोस्तों चित्तौड़ को विजित किया, इस चित्तौड़ को विजित करने के बाद में इसने दोस्तों कुछ उपाधियां धारण की। क्या उपाधियां धारण की, नंबर एक, गौर करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। कौन कौन सी धारण की थी, एक हिंदू सूर्य। क्या की दोस्तों, हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य। दूसरी जो इसकी उपाधि आती तो इसने दोस्तों जो धारण की थी वो आती है दोस्तों राजगुरु। क्या आती है, राजगुरु। तो ये एक ना आती है राजगुरु, क्या आती है, राजगुरु दोस्तों। और राजगुरु के अलावा दोस्तों एक राज इसकी जो एक और उपाधि आती है वो आती है चकवे। क्या आती है, चकवे, चकवे, चकवे नाम की उपाधि इसने धारण की। तो तीन उपाधियां आप लोगों को याद रखनी बप्पा रावल की, जो कि इंपोर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करते हैं बप्पा रावल के बारे में। महत्वपूर्ण जानकारी, राजधानी किसको बना देता है साहब जी, राजधानी बना देता है नागदा को। किसको बना देता है, नागदा को। धार्मिक निर्माण की बात करें तो कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया साहब जी, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया। कुल देवता एकलिंग जी को गोहिल दोस्तों अपना क्या मानते, कुल देवता मानते। वास्तविक नाम के रहस्य की चर्चा करें तो जीएच ओझा, जीएच ओझा वही व्यक्ति जिनका रोहिड़ा गांव दोस्तों सिरोही में जन्म होता है सन 1863 ईस्वी में। और इन्हें प्राचीन भारतीय लिपि माला नामक ग्रंथ लिखा गया। और इनके द्वारा दोस्तों अंग्रेजों ने इस जीएच ओझा को दो उपाधियां भी दी थी। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था, राय बहादुर की उपाधि और महामोपाध्याय की उपाधि, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, जीएच ओझा ने बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा का जो वास्तविक नाम था कालभोज था और बप्पा इसकी उपाधि थी। क्या थी, बप्पा इसकी उपाधि थी। तो मैंने आप लोगों को बप्पा रावल की दोस्तों जो चार उपाधियां आप लोगों को बता दी। चकवे आपको याद रखनी है, राजगुरु आपको याद रखनी है, और एक दोस्तों मैंने और बताई थी आपका क्या नाम है, हिंदू सूर्य, जो कि चित्तौड़ विजित करने के बाद इसने धारण की थी। कवि राजा श्यामल दास जो कि वीर विनोद के लेखक आते हैं। बप्पा किसी राजा का खिताब नहीं दोस्तों, बप्पा किसी राजा का खिताब नहीं था बल्कि एक खिताब था। अर्थात ये दोस्तों एक उपाधि मानिए, ठीक है। तो खिताब दोस्तों किसी राजा का नाम नहीं था बल्कि एक प्रकार से खिताब था। ठीक है, ऐसा कौन मानते, कवि राजा श्यामल दास मानते। कवि राजा श्यामल दास की मैं आप लोगों से एक बार दोस्तों चर्चा कर लूं, यहाँ से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी हाल ही में लेब असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो कवि राजा श्यामल दास है ना। कवि राजा श्यामल दास की बात करें तो मेवाड़ के दोस्तों शासक थे जिनका नाम है दोस्तों शंभू सिंह और दोस्तों सज्जन सिंह। कौन आते, शंभू सिंह, शंभू सिंह और एक आता है सज्जन सिंह। कौन आते हैं, सज्जन सिंह, सज्जन सिंह।
ठीक है, ये दोस्तों देखेगा सज्जन सिंह के दरबार में रहते थे और कहा जाता है इनका जन्म 1836 ईस्वी में दोस्तों कहां पर होता है, मेवाड़ के धोकलिया गांव में होता है। दोस्तों कहां पर होता है, कवि राजा दोस्तों श्यामल दास की अगर मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, श्यामल दास का जो जन्म होता है वो होता है 1836 ईस्वी में। दोस्तों एक बताया था मैंने दोस्तों जीएच ओझा, जीएच ओझा का जन्म सन 1863 में होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी जब एक वीडियो चर्चा की थी राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, तो उनमें बताया था कि कवि राजा श्यामल दास का जन्म पहले होता है, बाद में जीएच ओझा का होता है। इनका दोस्तों क्रम आप देखना, 3 पहले आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 3 आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें सज्जन सिंह और शंभू सिंह थे, 1863 में धोकलिया गांव में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है, धोकलिया। धोकलिया एक गांव है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। साहब जी कहां स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर इनका जन्म होता है। किसका, महाराणा कवि राजा श्यामल दास का। और कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखना शुरू किया किसके आदेश पर, साहब जी शंभू सिंह के आदेश पर। तो शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ का क्या लिखा साहब जी, इतिहास लिखते हैं। इस शंभू सिंह ने कहा था किससे, दोस्तों कवि राजा श्यामल दास से। और दोस्तों कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम है कवि दोस्तों केसर ए हिंद। तो दोस्तों देखिएगा कवि राजा जो श्यामल दास के दोस्तों इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद उपाधि दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी दी थी दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। वहीं दोस्तों जो कवि राजा जो श्यामल दास है, इनकी दोस्तों मेवाड़ को इन्होंने दोस्तों, मेवाड़ ने इनको दोस्तों कवि राजा की उपाधि से विभाजित किया। तो इनकी दोस्तों एक आती कवि राजा, क्या था ये, कवि राजा। ये भी बात आपको याद रखनी। तो चलिए ये हुई दोस्तों बात जीएच ओझा की, कवि राजा श्यामल दास की। अब देखेगा विदेशी आक्रमण का मुकाबला, बप्पा ने मानमोरी की सेवा में थे। ठीक है, बप्पा जो थे वो मानमोरी की सेवा में थे। मानमोरी की चर्चा करें तो साहब जी दोस्तों जो जो चित्तौड़ का जो शासक थे मानमोरी, वो थे दोस्तों। जब ये विदेशी सेना ने जब हमला किया तो बप्पा ने चुनौती स्वीकार की और सिंध तक उन्हें खदेड़ दिया। कहां तक खदेड़ दिया भाई साहब, सिंध तक। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि बप्पा ने दोस्तों मानमोरी को बाद में हरा दिया था। दोस्तों पहले तो मानमोरी उसी के दरबार में रहता था, बप्पा जो था मानमोरी के दरबार में रहता था, लेकिन मानमोरी जो तो विदेशी आक्रमण के कारण भाग जाता है। और जो बप्पा था वो उसकी दोस्तों उसी सेना का दोस्तों मुकाबला करता है, विदेशी सेना का, और दोस्तों उन्हें सिंध तक खदेड़ देता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इस वजह से जो बप्पा रावल था, इसे दोस्तों चार्ल्स मार्टिन से इसकी तुलना की जाती है। किससे तुलना की जाती है दोस्तों, चार्ल्स मार्टिन से तुलना की जाती है। इतिहासकार हुए थे दोस्तों सीवी वेद। कौन हुए थे, सीवी वेद हुए थे, जिन्होंने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टिन से की थी। चार्ल्स मार्टेल कौन था साहब जी, चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को हराया था। यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को हराया था। उसी प्रकार से तो राजस्थान में ही, यानी राजस्थान में सबसे पहले जो मुसलमानों को हराने का कार्य करते हैं वो करते हैं दोस्तों बप्पा रावल। ऐसा कौन कहता है, सीवी वेद कहता है। ठीक है, तो ये बात हुई दोस्तों हमारे दोस्तों किसकी, दोस्तों बप्पा रावल की। अब देखिएगा बप्पा रावल के बाद में भी कई प्रकार के दोस्तों जो शासक हुए यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों बनते हैं। और बप्पा रावल के बारे में दोस्तों एक बार आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये बप्पा रावल था ना, इस बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने का सिक्का चलाया था। क्या चलाया साहब जी, सोने का सिक्का चलाया था, जो कि 115 ग्रेन का था। दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चर्चा करते हैं। तो बप्पा रावल के बाद में कई प्रकार के शासक बनते हैं यहाँ पर आप लोगों से। वो शासक आप यहाँ से रखिएगा, कौन कौन से शासक थे। तो बप्पा रावल के तो बाद में जो शासक बनते हैं प्रमुख, उनकी जो चर्चा करते हैं। एक बनता है खुमान प्रथम। कौन बनता है साहब जी, खुमान प्रथम। तो बप्पा रावल के बाद में कौन कौन शासक बने, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बप्पा आजकल देखिए तो आरपीसी इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न लेके आ रही है आप लोगों के लिए। तो एक बनता है खुमान प्रथम। क्या बनता है, खुमान खुमान पष्टम। ठीक है दोस्तों, खुमान प्रथम बनता है। खुमान प्रथम के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों मत्थभट्ट। क्या बनता है, मत्थट, मत्थट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको याद है। मत्थट के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों भरत भट्ट। क्या बनता है दोस्तों, भरत भट्ट। भरत भट्ट शासक बनता है। और भरत भट्ट के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों खुमान सेकंड। कौन बनता है, खुमान सेकंड दोस्तों यहाँ पर शासक बनता है। और खुमान सेकंड के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों महायक। कौन बनता है, महायक। ये बात आपको याद रखनी है। और महायक के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है साहब जी यहाँ पर खुमान तृतीय। कौन बनता है, खुमान
तृतीय। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखनी। और खुमान तृतीय के बाद में जो शासक बने थे वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। खुमान तृतीय के बाद में भरत भट्ट द्वितीय शासक बनता है। कौन बनता है? भरत भट्ट द्वितीय, भरत भट्ट सेकंड दोस्तों यहाँ पर शासक बनता है। और भरत भट्ट सेकंड के बाद में जो शासक बनता है वो आपको बनता है दोस्तों राजा अल्लट। कौन बनते हैं दोस्तों? राजा अल्लट। ठीक है दोस्तों, अल्लट। तो ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन कहीं के से भी आप लोगों से बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजा जयद्रथ सिंह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जयद्रथ सिंह के बारे में। राजा अल्लट की अगर आप लोगों से चर्चा करेंगे, वही व्यक्ति जिसने दोस्तों हरिया देवी से विवाह भी किया था, जिसकी दोस्तों एक प्रथम विवाह माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों जयद्रथ सिंह के बारे में। जयद्रथ सिंह अगला शासक जो कि इंपोर्टेंट आप लोगों से बन सकता है। 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक दोस्तों राजा जयद्रथ सिंह का शासक रहता है। चित्तौड़ पर इसने दोस्तों अधिकार किया। किसने अधिकार किया साहब जी? जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। गोहिल वंश के जयद्रथ सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीना था। किससे छीना था? परमारों से चित्तौड़ छीना था। किसने छीना था? जयद्रथ सिंह ने। और हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जो बप्पा रावल था, इसने मान मोरी से, जो कि मौर्य वंश का जो शासक माना जाता है, मान मोरी, उसको हराकर 734 ईस्वी में वहां पर चित्तौड़ छीना था। किसने? बप्पा रावल ने। और अपनी राजधानी बनाई थी नागदा। लेकिन जयद्रथ सिंह भी चित्तौड़ को छीनते, लेकिन छीनते किससे साहब जी? छीनते परमारों से। किससे? परमारों से। मैंने परमार व्यक्तियों के बारे में आप लोगों से बात की थी कि जब मुनि वशिष्ठ ने, किसने? मुनि वशिष्ठ ने जब अवन कुंड किया था भाई साहब, अग्नि कुंड। ठीक है, अग्नि कुंड दोस्तों, अग्निकुंड दोस्तों जो यज्ञ किया था ना, यज्ञ किया था, इस यज्ञ में दोस्तों 4 विद्वान इन्होंने पैदा किए थे मुनि वशिष्ठ ने। जिसमें जो सबसे पहले आते हैं परमार आते हैं, सेकंड जो आते हैं वो आते हैं साहब जी चालुक्य, और चालुक्य के बाद में जो तीसरे बने वो बने दोस्तों प्रतिहार बने। प्रतिहार पैदा किए। प्रतिहारों से भी जब राक्षसों की रक्षा नहीं हो पाई थी, तब बनते हैं भाई साहब अपने चौहान। कौन बनते हैं? चौहान। ठीक है, इन चौहानों की उत्पत्ति की थी। तो ये परमार वही व्यक्ति है। परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया साहब जी, राजधानी बनाया। बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी, जयद्रथ सिंह की राजधानी चित्तौड़ है। और जयद्रथ सिंह ने दोस्तों बप्पा रावल ने जब चित्तौड़ को विजित करने के बाद 3 उपाधियां धारण की थी, वो भी आपको याद रखनी है। राजगुरु आपको रखनी, चकवी आपको याद रखनी है, और इंदु सूर्य भी आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, जयद्रथ सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ता है। साहब जी जो ये जयद्रथ सिंह है ना, ये क्या लड़ता है? एक भूताला का युद्ध लड़ता है। भूताला का युद्ध वो लड़ाया जाता है दोस्तों 1227 ईस्वी में। कब लड़ा जाता है? दिल्ली के गुलाम वंश के दोस्तों शासक हुए थे, जिनका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश, जिसने गुलाम वंश की दोस्तों नींव रखी थी। कौन साहब जी? इल्तुतमिश। ये वही व्यक्ति है, गुलाम वंश की नींव रखने वाला इल्तुतमिश, जिसके साथ में युद्ध होता है जयद्रथ सिंह का। किसका होता है दोस्तों? जयद्रथ सिंह का। और इसमें जयद्रथ सिंह की जो सेना है वो हार जाती है। क्या हार जाती है? भूताला के युद्ध में। यूं मान के चले कि जयद्रथ सिंह और दोस्तों इल्तुतमिश के बाद में बहुत ही भूत वाला युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भूत वाला युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा कि जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह यहाँ पर पराजित कर दिया। युद्ध का परिणाम देखिए, जयद्रथ सिंह विजित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो जयद्रथ सिंह है ये यहाँ पर जो इल्तुतमिश को हरा देता है भाई साहब, मार मार के भगा देता है। कहां से? भूताला के युद्ध में से। ठीक है, अब देखिएगा जो साहित्यिक जो इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों से आरपीएससी में दोस्तों यहां से कम खतरनाक भविष्य में दोस्तों प्रश्न बनेगा, इंपोर्टेंट इसे लगा लीजिएगा। साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। क्या लिखा था साहब जी? जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? इस भूताला का युद्ध, जो कि दोस्तों 1227 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में इस ग्रंथ के अनुसार इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। गौर कीजिएगा, जो दिल्ली का जो सुल्तान है जिसका नाम है इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। दोस्तों कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूजन हो सकते हो। भविष्य में नोट लगा लीजिए, क्वेश्चन बनेगा भाई परमानेंट। भविष्यवाणी कर लो आप मेरी, भविष्यवाणी मान ही लो भाई, तुम भविष्य में क्वेश्चन बनेगा पक्का। ठीक है, भूताला के युद्ध के अनुसार जयसिंह सूरी जो अमीर मद मर्दन नामक जो ग्रंथ आता है, हमीर मद मर्दन ग्रंथ में जो इल्तुतमिश है दिल्ली का सुल्तान, उसे हमीर कहा जाता है। ठीक है, एक हमीर दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों शासक भी होते, उन्हें दोस्तों हमीर नहीं कहा गया इसमें। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर ओझा की प्रशंसा। दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक जयद्रथ सिंह हुआ था। कौन कहता है दोस्तों? ऐसा कहते हैं दोस्तों जी ओझा। तो दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और सबसे बलवान जो राजा हुए, उनका नाम है दोस्तों जयद्रथ सिंह। ऐसा कौन कहता है?
दोस्तों जिया चौधरी कहते, उसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपोर्टेंट है जेतरी सिंह के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना कि दोस्तों जो दशरथ शर्मा है, कौन है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा भी कहीं ना कहीं जेतरी सिंह की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। दो तो करना इंपोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, लिखिएगा दोस्तों, नोट लगाइए, नोट। दशरथ शर्मा ने, किसने? दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने जो जेतरी सिंह है, इस जेतरी सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना। क्या माना साहब जी? स्वर्ण युग माना है। किसका? दोस्तों जेतरी सिंह को। ये बात याद रखना, जेतरी सिंह का जो टाइमिंग पीरियड आता है, उसके दोस्तों टाइमिंग पीरियड को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, अब जेतरी सिंह के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की। दोस्तों अगर आप यहाँ पर याद रखना चाहो तो ये याद रखना दोस्तों, जेतरी सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है तेज सिंह। कौन बनता है? तेज सिंह, ठीक है। तेज सिंह जो शासक बनता है 1253 ईस्वी से लगाकर 1273 ईस्वी तक दोस्तों इसका शासन काल आता है, 73 ईस्वी तक, ठीक है, ये बात याद रखना। जबकि जेतरी सिंह के शासन काल की मैंने आप लोगों से चर्चा की 1213 से 1253 के बीच में, ठीक है। अगला दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो ये पर एक बार क्विक रिवीजन देख, तो आप देखना चाहो कि बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो कालभोज था, इसकी राजधानी नागदा थी। जेतरी सिंह ने भूताला का युद्ध लड़ा था जिसकी राजधानी दोस्तों चित्तौड़ थी। और हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश की हार का वर्णन देखने को मिलता है, और इसमें इल्तुत को हमीर कहा गया है, जो कि दोस्तों जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आता है। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं अगली चीज आती है दोस्तों, जेतरी सिंह के बाद में शासक बने भाई साहब तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद में दोस्तों जो अगले जो शासक बनेंगे वो भी आपको याद रखने हैं, समर सिंह, ठीक है। तो तेज सिंह के बाद में अगले शासक बनते भाई साहब समर सिंह। कौन बनते हैं? समर सिंह। और समर सिंह का जो टाइमिंग पीरियड आता है वो आपको याद रखना है दोस्तों, 1273 से दोस्तों 1273 से 1302 को बीच का, ठीक है दोस्तों। तो हमने तेज सिंह और समर सिंह के बारे में आपको जानकारी याद रखनी है। अब तेज सिंह के दोस्तों, समर सिंह के बाद में जो अगले शासक बनते वो बनते दोस्तों रावल रतन सिंह। यहां से दोस्तों रावल की दोस्तों शुरुआत हो जाती। किसके बारे? दोस्तों रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है दोस्तों किसके ऊपर? दोस्तों साहब जी मेवाड़ के ऊपर 1303 में। रतन सिंह को दिल्ली के सुल्तान के भारी आक्रमण का सामना करना पड़ा दोस्तों। किसको? रतन सिंह को। आक्रमण के दोस्तों युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? कि साहब जो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा नीति, चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता आपको याद रखनी है। पद्मावत का जो मत है, पद्मावत जो मत है ये कहता है 1540 में जो ये ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर, तो आक्रमण का जो कारण बताया वो रानी पद्मिनी को बताया। क्या बताया? कि वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। कौन साहब जी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही व्यक्ति जो जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता देते हैं दोस्तों। कौन किस मत को मान्यता देते हैं? पद्मावत जो ग्रंथ है वो इस चीज को कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ लिखा गया उसमें कहा गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, और डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो भी इसी चीज को स्वीकार करते हैं। किसको? पद्मिनी वाले मत को। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। रावल रतन सिंह की बात करें तो दोस्तों रावल रतन सिंह और उसके दोस्तों जो सेनापति गोरा और जो बादल है, इनके वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 1303 में। कब भाई साहब? 1303 में दोस्तों इनकी जो हार हो जाती है वीर गति को प्राप्त हो जाती है, और यहाँ पर साका इनके दोस्तों जोहर किया जाता है। क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में, कितनी महिलाओं के साथ ही 1600 महिलाओं के साथ में जोहर करते हैं। आंखों देखा जो वर्णन देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन के समकालीन दोस्तों एक इतिहासकार होते जिनका नाम है अमीर खुसरो। क्या हुआ नाम? दो अमीर खुसरो इस युद्ध में शामिल था। यानी कि आंखों देखा चित्तौड़ पर जब आक्रमण करते हैं दोस्तों रावल रतन सिंह के समय, जो अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के साथ में जो जोहर किया जाता है दोस्तों, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, साका किया जाता है। तो आंखों के द्वारा दोस्तों जब इसमें दोस्तों जो इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, वो अमीर दोस्तों जो खुसरो थे वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही थे। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का वर्णन देखने को मिला, या इस आक्रमण का वर्णन किया था, कि इसकी पुस्तक आती है खजाइन उल फुतू। नाम परिवर्तन की चर्चा करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को, किसको? अलाउद्दीन ने अपने पुत्र
खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बनाया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चित्तौड़ को विजित करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने वहां का प्रशासक किसे बनाया था? खिज्र खां का जो उसका बेटा था। चित्तौड़गढ़ का नाम उसने खिजराबाद रख दिया। क्या रखा भाई साहब? इसे आप दोस्तों एक ट्रिक से माध्यम से याद रखना। ट्रिक क्या लगा लोगे दोस्तों? ट्रिक लगाइएगा, ट्रिक लगाइएगा चीखी। क्या रखा दोस्तों? चीखी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो नाम बदला वो क्या रखा? खी यानी खिजराबाद। ची से हो जाएगा चित्तौड़, क्या हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा। और दोस्तों खी से हो जाएगा खिजराबाद, क्या हो जाएगा? खिजराबाद। अगला देखिएगा, रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। साहब जी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रतन सिंह थे वो मेवाड़ के जो गुहिल वंश से, जो कि दोस्तों अबुल फजल तो इन्हें क्या मानता है? गुहिलों को दोस्तों नौशेखावा के वंशज मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड है वो इन्हें दोस्तों क्या मानते हैं? वल्लभी के शासकों से संदर्भित करते हैं। और गोपीनाथ जो शर्मा है और जो नैन सिंह वो इन्हें सूर्य वंशी मानते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो कर्नल टोड ने गुहिलों को क्या माना था साहब जी? वल्लभी के शासक माना था, वल्लभी के। ठीक है, याद रखना। तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते रावल रतन सिंह। जैसे दो तो पद्मनी क्या कर लेती? जोहर कर लेती। जोहर के बाद में एक समाप्ति इनकी यहीं पर हो जाती है। अब देखिए इनके बाद में दोस्तों जो मेवाड़ का जो अगला शासक बनते हैं वो दोस्तों देखिएगा राणा हम्मीर। ठीक है, अब इसके बाद में अगली चर्चा करते हैं राणा हमीर के बारे में, जो कि 1226 ईस्वी का टाइमिंग पीरियड आता है। दोस्तों राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी तक दोस्तों ये दोस्तों शासन करते हैं। पुनरुद्धार की बात करें तो कहा जाता है कि राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की दोस्तों पुनः स्थापना की। ऐसी वजह से दोस्तों राणा हमीर को क्या कहा जाता है? पुनरुद्धारक कहा जाता है। किसका साहब जी? मेवाड़ का। ठीक है, तो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं दोस्तों कौन? राणा हमीर। क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो थे क्या नाम है? खिलजी वंश, उसका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है? शासन हो जाए और खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो सिसोदिया नाम सिसोदा के जागीरदार होने के कारण उन्हें दोस्तों सिसोदिया कहा गया। किसको कारण दोस्तों? जो राणा दोस्तों जो हमीर थे, सॉरी दोस्तों सिसोदा जो हमीर थे ये सिसोदिया के जागीरदार हुआ करते थे। ठीक है, तो सिसोदा एक ठिकाना था, वहां के जागीरदार थे, इस वजह से इन्हें सिसोदिया कहा गया। इसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। ये भी बात आपको याद रखनी है। पारिवारिक बलिदान की बात करें तो हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह, गौर करना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब, इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। भविष्य में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो राणा हमीर थे कौन थे? जो राणा हमीर थे इनके दादा लक्ष्मण सिंह हुए थे। क्या थे? इनके एक दादाजी का नाम है लक्ष्मण सिंह दोस्तों। तो लक्ष्मण सिंह जो अपने पुत्रों के साथ में खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। किसके साथ में दोस्तों? खिलजी के साथ में लड़ते हुए युद्ध गति को प्राप्त हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं दोस्तों, रुको। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, किसके साथ में? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो राणा लक्ष्मण सिंह है दोस्तों, वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ते हुए मारे गए थे। रावल रतन सिंह मारा गया साहब जी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए। और जो लक्ष्मण सिंह थे वो भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ते हुए मारे जाते हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा। चलिए अगली चीज की चर्चा करते हैं। उपाधियों की चर्चा करें तो इसे दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। क्योंकि मैंने आप लोगों से चर्चा की भाई साहब जो राणा हम्मीर है, राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया क्योंकि इसने 1326 ईस्वी में किसको हरा दिया साहब जी? जो दिल्ली की जो सेना जो सल्तनत थी उसको हरा दिया और पुनः चित्तौड़ को विजित कर लेता है। तो मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने के कार्य से मेवाड़ का उद्धार कहा गया। इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है, जो कि कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विषम घाटी पंचानन इसका अर्थ होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान सदृश्य। ये आप दोस्तों शेर देख सकते हो, शेर के समान जो विकट परिस्थितियों में भी खड़ा रहा उसका नाम हो जाएगा विषम घाटी पंचानन, जो कि राणा हम्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राणा हम्मीर को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। स्त्रोत क्या है भाई साहब? विषम घाटी पंचानन में दोस्तों जो उपाधि है ना, ये उपाधि कहां देखने को मिलती है? क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन बनेगा कि महाराणा कुंभा, अगले दोस्तों मेवाड़ में तो हम एक शासक को पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने दोस्तों एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में यह संज्ञा दी गई किसको? राणा हमीर को, विषम घाटी पंचानन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक युद्ध लड़ा जाता है, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध साहब जी? सिंगोली का युद्ध, जो कि बांसवाड़ा में लड़ा गया था। ठीक है, हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा दिया था साहब। किसको हराया साहब जी? जो मोहम्मद जो बिन तुगलक ने
इसने इस दोस्तों सिंगोली का जो युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों किसको हरा दिया, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने हमने कभी बार भारतीय इतिहास में हमने एमबीटी की चर्चा की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा देता है सिंगोली के युद्ध में। राणा लाका, अब देखिएगा यहाँ पर आप राणा लाका की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राणा लाका के बारे में, जिसने 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी के बीच में राजस्थान की दोस्तों मेवाड़ की धरती पर शासन किया। किसने, राणा लाका के द्वारा। कहा जाता है कि इसका राज्याभिषेक 1382 ईस्वी में मेवाड़ का दोस्तों ये शासक बनता है। कब बनता है, 1382 में। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के छोटे छोटे फैक्ट आजकल एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं कि दोस्तों 1382 ईस्वी में जो राणा लाका थे वो शासक बनते हैं कहाँ के, साथ भी मेवाड़ की गद्दी के। तो 1382 से 1421 ईस्वी के बीच का जो टाइमिंग पीरियड आता है, लगभग 40 सालों तक इसने दोस्तों शासन किया। हंसाबाई से विवाह और अनोखी शर्त। अच्छा, अनोखी शर्त क्या थी, मेवाड़ के रणमल की बहन थी। ये रणमल तो हमने वही थी तो जब आप लोगों को तो हमने मारवाड़ का जो इतिहास पढ़ाया था तब हमने आप लोगों से चर्चा की थी। तो रणमल की एक बहन थी जिसका नाम है हंसाबाई, जो कि कहाँ की थी साहब जी, मेवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई। इसका विवाह लाखा के पुत्र चुंडा से होना था। किसका विवाह दोस्तों, जो मारवाड़ की एक महिला आती जिसका नाम है हंसाबाई, जो कि रणमल की बहन थी, और उसका जो विवाह है वो मेवाड़ के दोस्तों शासक आते हैं दोस्तों राणा लाका। इस राणा लाका के एक पुत्र होते हैं जिसका नाम आता है भाई साहब चुंडा। क्या आता है दोस्तों, चुंडा। विवाह तो इससे होना था, विवाह तो किससे होना था साहब जी, राणा लाके के बेटे से होना था। लेकिन भाई साहब पिताजी जाते हैं और हंसाबाई को देखकर मोहित हो जाते हैं कि कहते हैं भाई अब बेटे बेटे की शादी नहीं हो गया तो डायरेक्ट पिताजी से शादी होने वाली। किसकी होने वाली, हंसाबाई की। तो पिताजी जाते हैं अपने पुत्र के लिए तो किसी लड़की को देखने, लेकिन भैया शादी खुद की ही करने बैठ जाते हैं। कहा जाता है मगर परिस्थितियां वश विवाह वृद्ध लाका के साथ संपन्न हुआ। अर्थात कहने का मतलब बेटे के लिए लड़की देखने गया, पिताजी ने ब्याह कर लिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। शर्त ये रखी गई, अब देखो हंसाबाई भी यहाँ पर एक शर्त रखती है कि मैं अगर आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन आप तो बहुत ही बूढ़े हो गए हो, आपका बड़ा एक बेटा भी जिसका नाम है राव चुंडा। राव चुंडा जब आपके बेटा है तो गद्दी पर तो आपका बेटा, बड़ा बेटा चुंडा ही बैठेगा, तो फिर मैं आपसे शादी करूं किस कारण। तो हंसाबाई ने एक शर्त रखी, यहाँ पर शर्त ये रखी कि जो भी मेरा बेटा होगा वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो देखिएगा कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होना था। ठीक है दोस्तों, कौन होगा, हंसाबाई का पुत्र होगा। किसने शर्त रख दी, हंसाबाई ने। अब शासक ठहरे राणा लाका बोल दिया कि भाई हो जाएगा, टेंशन ना ले, अपने चुंडा की टेंशन ना है। तो चुंडा यहाँ करता है राजस्थान का विष्णु पितामह। अब देखिए लाखा के योग्य पुत्र चुंडा ने पिता के वचन के लिए स्वेच्छा से राज्य अधिकार त्याग दिया। एक समय वो आया था दोस्तों जब भारत की धरती पर दशरथ जी के कहने पर राम ने दोस्तों अपना साम्राज्य त्याग दिया। उसी प्रकार से राजस्थान में भी दोस्तों लाका के कहने पर उसके जो बेटा था दोस्तों चुंडा, उसने भी दोस्तों अपने पिता के कहने पर दोस्तों राज्याधिकार त्याग दिया। और उस जमाने में महाभारत के समय की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो महाभारत में भी जो भीष्म पितामह थे दोस्तों, भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी दोस्तों अपना दोस्तों साम्राज्य त्याग दिया था, उन्होंने भी विवाह नहीं किया था। तो उसी प्रकार से राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उन्हें राजस्थान का विष्णु पितामह कहा जाता है। तो याद रखना किसको, राव चुंडा को। किसको, राव चुंडा को राजस्थान का विष्णु पितामह कहा जाता है। आपको बात याद रखनी। आर्थिक समृद्धि की चर्चा करें तो राणा लाखा के समय, मैं आपको बात कर रहा हूं तो राणा लाखा की, इस राणा लाखा के समय आर्थिक समृद्धि का महत्व देखने को मिलता है। कहा जाता है कि दोस्तों इसके समय जावर की जो खान है, जावर की जो माइंस है, यहाँ से चांदी और सीसा यानी कि सिल्वर एंड लीड बहुत अधिक मात्रा में निकाले गए थे। सीसा और जस्ता खोजा गया था। कहां पे दोस्तों, जावर की जो खान है उदयपुर में। ठीक है, यहाँ से चांदी और सीसा खोजा गया था। इस वजह से मेवाड़ का जो समय जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही मजबूत हो गई। पिछोला झील इसी समय एक बंजारे ने, इसी समय राणा लाका के समय, इस राणा लाका के समय एक बंजारे ने
उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण कराया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर की जो पिछला झील है इसका निर्माण किसने कराया था? एक बंजारा था जिसका नाम है लखा बंजारा। क्या नाम है सबका? बंजारे ने करवाया था। ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए बेसिक बेसिक फैक्ट कंप्लीट होते। अगला जो तो हमारा शासक बनता है 1421 में महाराणा मोकल। महाराणा मोकल की चर्चा करें जो कि राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। तो राणा लाखा और हंसाबाई की मैंने आप लोगों के विवाह के बारे में चर्चा की कि बेटे के लिए लड़की देखने गया था पिताजी, लेकिन पिताजी खुद ब्याह करके बैठ गए और बेटे को छोड़ दिया। हंसाबाई भी बड़ी समझदार थी कि आप तो बूढ़ा हो गए हो, आप तो मर जाओगे, मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। बोली तो तुम्हारा बेटा नहीं, कहीं बना दो, राजा को राजो बना दी। ठीक है, तो भाई साहब राणा हंसा का बेटा होता है जिसका नाम है मोकल। मोकल शासक बनता है यहाँ पर, लेकिन संरक्षक बनाया जाता है 1421 ईस्वी में। अल्प आयु में शासक बनने पर राव चुंडा को, और करना, राव चुंडा जो कि लाखा का बड़ा पुत्र था। कौन था साहब जी? बड़ा पुत्र था। तो राव चुंडा को दोस्तों इसका संरक्षक बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चुंडा का मेवाड़ छोड़ना। अच्छा, जब हंसाबाई ने चुंडा पर संदेह करना शुरू कर दिया, अर्थात उसकी क्या हुई भाई? एक तो हुई सौतेली माँ। ठीक है, राव चुंडा की सौतेली माँ कौन हुई? हंसाबाई। हंसाबाई ने अपने बड़े पुत्र, उसका बड़ा पुत्र नहीं लेकिन उसकी बड़ी रानी का पुत्र, किसका साहब जी? राणा लाखा की बड़ी रानी जो थी उसके बड़े पुत्र को, तो उसके पुत्र पर क्या कर लिया साहब जी? संदेह कर लिया। काय की? हंसाबाई ने कहा कि यार तू तो तारा छोटा भाई को राजी हड़प बचाओ। तो चुंडा को क्या आ गया? गुस्सा आ गया कि नहीं, मैं तो अपने छोटे भाई का राजी हड़पना चाहता ही नहीं हूँ। इस वजह से साहब जी चुंडा को गुस्सा आ गया। वो मेवाड़ छोड़कर साहब जी मांडू चले जाते। कहाँ चले जाते? मांडू, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है ना। मांडू का किला आप लोगों ने कई बार चर्चा में रहता है जो तो भारतीय इतिहास में, वो भी आपको याद रखना है। तो मांडू चले गई, मांडू अर्थात मध्य प्रदेश चले जाते हैं। बाद में जो राणा मोकल है, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? मोकल की। तो मोकल की जो हत्या है वो 1433 ईस्वी में कर दी जाती है। यानी कि दोस्तों 1433 में इसकी हत्या कौन करते हैं? जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर इस मोकल की हत्या कर दी गई थी। तो यार ना, तीन व्यक्तियों ने, चाचा ने, मेरा ने और महपा पवार ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, ये मेरा शब्द देखकर आपको तो एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। थोड़े थोड़े दिन पहले मैंने आपको पोल में एक प्रश्न डाला था जिसका नाम, क्या नाम से क्वेश्चन डाल दो कि हाँ, बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर किसके सहयोग से की थी? तब मैंने ऑप्शन में इस बंदे का नाम भी डाला था, मेरा का। जाट सरदार मेरा मैंने डाला था, लेकिन उसका ये जाट सरदार नहीं था, मेरा था। लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसा ही ऑप्शन भी डाला था। तो बीकानेर की जो स्थापना है वो राव बीकानेर जाट सरदार नरा के सहयोग से की थी। जाट सरदार नरा, ये कक्षा 10th की बुक है ना, वही आपकी दोस्तों इस चीज को कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। ठीक है, ऐसी बहुत ही अद्भुत अद्भुत जानकारी इस किताब में है। यही इसी वजह से इन किताबों को राजस्थान की मूल किताबें भी कहा जाता है, जहां से आरपीएससी और आरएमएस में तगड़ों वाला प्रश्न पूछे। ठीक है, चलो अगला देखिएगा। रिवीजन चर्चा कर ले भाई साहब। हंसाबाई का विवाह लाखा के सहयोग से होता है जिसका बेटा मोकल बनता है उत्तराधिकारी, और लाखा का जो बड़ा बेटा था उसका नाम है राव चुंडा। राव चुंडा को राजस्थान का विश्व पितामह भी कहा जाता है। लाखा के समय जो तो पिछोला झील का निर्माण किया गया बंजारे के द्वारा, और लाखा के समय जावर माइंस की खानों का निर्माण किया गया। ठीक है, और मोकल की जो हत्या है वो चाचा और मेरा और महपा पवार ने मिलकर कर दी थी 1433 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखनी है। राव चुंडा कहाँ चले जाते? राव चुंडा चले जाते साहब जी मांडू चले जाते। कहाँ चले जाते? मांडू चले जाते हैं। इसी दोस्तों राव चुंडा को विश्व पितामह कहते हैं। अगला देखिए, अब बनते भाई साहब राजस्थान के इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। 1433 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली, और 1468 ईस्वी तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? कुंभा ने मेवाड़ का साम्राज्य संभाला। आइए चर्चा करते हैं राज्याभिषेक के बारे में। 1433 ईस्वी में अपने पिता मोकल के बाद में दोस्तों शासक बनते, अर्थात यूं कहे कि हंसाबाई के दोस्तों हंसाबाई का दोस्तों जो पड़पोत्र हुआ, कौन हुआ? महाराणा कुंभा। ठीक है, पोता हुआ, परपोत्र नहीं, पोता। आंतरिक सुधारों की बात करें तो राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों को का विश्वास जीता। अब अच्छा, कंफ्यूजन वो ये देखिए, जो राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास कैसे जीता? क्योंकि जो हंसाबाई थी ना, हंसाबाई खां, इनकी दोस्तों इसकी जो दादी थी, तो इसको रुको एक मिनट, इसको देखो, राठौड़ों का, हाँ देख ही लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा जो कुंभा थे इन्होंने राठौड़ों का प्रभाव समाप्त किया, क्योंकि जो कुंभा की जो दादी थी
हंसाबाई कौन थी भाई साहब? दादी जो हंसाबाई थी, ये दोस्तों मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की थी दोस्तों? मारवाड़ की राजकुमारी थी। इसका भाई का नाम था भाई साहब रणमल। कौन था दोस्तों? रणमल। और ये सब क्या थे दोस्तों? ये मारवाड़ के राठौड़ थे। ये क्या थे? राठौड़ थे। और इनका दोस्तों साम्राज्य बन चुका था दोस्तों मेवाड़ में एक तरह से। तो महाराणा कुंभा ने दिमाग लगाया और अपनी दादी के पीहर से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा था मारवाड़ का, उसको समाप्त कर दिया और मेवाड़ी जो सरदार थे इनका विश्वास जीता। शक्ति का केंद्र की अगर चर्चा करें तो इन्होंने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। सारंगपुर का युद्ध 1437 में, जो कि कई बार एग्जामों में आप लोगों से पूछा जाता है, 1437 में शत्रु मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, देखिए एक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बनाया। किसने बनाया? किसने बनाया साहब जी? महाराणा कुंभा ने। किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अब देखिएगा दो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। एक आता है दोस्तों महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम, एक आता है महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी जो प्रथम आते हैं ये कुंभा के समय आते हैं। कब आते हैं? कुंभा के समय। दोस्तों मालवा के शासक थे। और महमूद खिलजी दोस्तों जो सेकंड था ये किसका था दोस्तों? महाराणा सांगा के समय आता है। सांगा के समय। खंड पूजन मत होइएगा, पहले मेवाड़ की गद्दी पे शासक बनते महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय प्रथम व्यक्ति आया महमूद खिलजी प्रथम, और दोस्तों बाद में शासक बनता है कुंभा के बाद में सांगा। तो सांगा के समय जो मालवा का जो शासक आता है वो उसका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। दोस्तों अक्सर दोस्तों मिलान करने में यहाँ पर आपको दिया जाता है और कंफ्यूजन मत होइएगा। प्रथम व्यक्ति आया कुंभा, कुंभा के समय प्रथम महमूद खिलजी आया, सेकंड शासक बनता है दोस्तों महाराणा सांगा, और सांगा के समय जो शासक बनते हैं मालवा के उसका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए तो सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 ईस्वी में होता है, मालवा के शासक को बंदी बना लिया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा। अच्छा, इस सारंगपुर के युद्ध में तो विजय हो जाते हैं महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा इस विजय की खुशी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाते हैं। किसका निर्माण कराया साहब जी? इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, क्योंकि विजय हो गए थे सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, अन्य संघर्ष की चर्चा करें, नागौर का उत्तराधिकार को लेकर गुजरात हराया। अन्य संघर्ष देखिएगा, महाराणा कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार को लेकर गुजरात के जो शासक थे इनको भी हराया था। मारवाड़ 1453 ईस्वी में मंडोर छीन लिया। क्वेश्चन दोस्तों गौर करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बनेगा। इंपोर्टेंट डाल ली इस चीज को भविष्य के लिए। ठीक है, भविष्य के लिए इंपोर्टेंट डाल लीजिए कि जो महाराणा जो कुंभा थे, महाराणा जो कुंभा थे, इन्होंने 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में मारवाड़ के शासकों से मंडोर को छीन लिया था। कितनी खतरनाक वाली बात है। अपनी दादी के जो पीहर वाले थे ना उनसे मंडोर छीन लिया भाई साहब। किसने? महाराणा कुंभा ने छीन लिया। बाद में संधि के कर पुत्र रायमल, महाराणा कुंभा का जो बेटा था वो था दोस्तों रायमल, का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया। ये एक रायमल अलग होता है, एक रणमल अलग होता है। ठीक है, तो ये मारवाड़ का था दोस्तों रायमल। कौन का था दोस्तों? जो रायमल था ये मारवाड़, सॉरी दोस्तों जो रायमल था ना ये महाराणा कुंभा का पुत्र होता है। एक रायमल अलग होता है मारवाड़ का शासक, और एक रणमल, वो चर्चा की मैंने आप लोगों से कि दो महाराणा कुंभा की जो दादी थी हंसाबाई, उसका एक भाई था रणमल, वो रणमल अलग है। ठीक है, वो रणमल अलग है, रणमल। ये दो तो रायमल जो कि महाराणा कुंभा का पुत्र है। क्वेश्चन पूछो जाएगा भविष्य के हिसाब से, याद रखना। मंडोर कब छीना था महाराणा कुंभा ने? 1453 ईस्वी में। अगली चर्चा करते हैं चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों जिसे मंडोर छीना, मंडोर के 3 साल बाद में दोस्तों चंपानेर की संधि और आक्रमण। देखिएगा दुश्मन का गठबंधन हुआ भाई साहब। दुश्मन जानते हो, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन दुश्मन होता है। तो देखिएगा मालवा का जो महमूद खिलजी प्रथम था, कौन था? मालवा का जो महमूद खिलजी जो प्रथम था, इसने गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में संधि कर ली। गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन, इस कुतुबुद्दीन ने प्लस महमूद खिलजी ने क्या कर ली साहब जी? आपस में समझौता कर लिया, गठजोड़ कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया? गठजोड़। गठजोड़ करके इन दोनों ने आक्रमण किया साहब जी किसके ऊपर? महाराणा कुंभा के ऊपर। किसके ऊपर? महाराणा कुंभा के ऊपर। महाराणा जो कुंभा था, इस कुंभा को हराकर मेवाड़ का राज्य आपस में बांटना चाहते थे दोनों के दोनों, क्योंकि आपको पता है पहले तो जो है ना वो महमूद खिलजी प्रथम को हरा देते हैं। कौन? सारंगपुर के युद्ध में। कब दोस्तों? सारंगपुर का जो युद्ध हुआ महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में, उस महमूद खिलजी प्रथम को हरा देते हैं। महमूद खिलजी बदला लेना चाहता है और गुजरात का जो शासक है वो भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि नागौर का जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था उसमें गुजरात की सेना को हरा दिया। किसने हराया साहब जी? महाराणा कुंभा ने। तो अब दोनों के दोनों एंटी किसके हो गए? महाराणा कुंभा के। दोनों ने मिलजुल कर दोस्तों प्लान बनाया
क्या प्लान बनाया कि दोस्तों हम किसको, इस महाराणा कुंभा के ऊपर अटैक करते हैं, राज्य मिला आधा आधा, जान गई दोनों की जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि महाराणा कुंभा के को हराकर मेवाड़ का राज्य आधा आधा बांटना चाहते थे। अतः जो चंपानेर की जो संधि होती वो 1456 में होती, इन दोनों के बीच में, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। 1457 और 58 में युद्ध, दोनों राजाओं ने मेवाड़ पर हमला किया। संधि कब हुई, 56 में, 1456 में। उसके 1 या 1.5 साल बाद में दोस्तों ये दो तो कुंभा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनमें मतभेद हो गया। किसमें, कुंभा की कूटनीति से उनमें आपस में मतभेद हो गया। कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में लड़ाई हो गई, आपस में दोनों लड़के मर जाते हैं और वो दोस्तों महाराणा कुंभा को हराने में असफल रहते हैं। ठीक है, स्थापत्य और कला की अगर आप लोगों से बात करें, आर्किटेक्चर ब्रिलियंस। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। ऐसा कहते हैं कवि राजा श्यामल दास। याद कौन कहते हैं, कवि राजा जो श्यामल दास है, जिनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या दोस्तों देखने को मिलता है, वीर विनोद। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा साहब जी, कवि राजा श्यामल दास ने लिखा। कवि राजा श्यामल दास की एक उपाधि की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, केसर ए हिंद। क्या नाम है, केसर ए हिंद, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई, केसर ए हिंद। और इन्हें कवि राजा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो कवि राजा श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया, महाराणा कुंभा ने। और कवि राजा श्यामल दास का जो जन्म है वो धोकलिया गांव में होता है, ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की। कहां पर, धोकलिया गांव में। ठीक है, धोकलिया गांव भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। भीलवाड़ा में कब होता है साहब जी, 1836 ईस्वी में। चलिए अगली चीज का चर्चा करते हैं। प्रमुख दुर्गों में चर्चा करें, 32 दुर्गों में से प्रमुख दुर्ग आते हैं, सिरोहे का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग। कंबलगढ़ का जो दुर्ग के जो शिल्पी थे वो मंडन को माना जाता है। कौन आते हैं, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग आता है, इसकी जो शिल्पी आते हैं वो कौन आते हैं, मंडन आते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर तथा श्रृंगार चौरी का निर्माण भी कराया गया था। एक बार दोस्तों आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें श्रृंगार चौरी का फोटो आप लोगों को बताया था, जब मैं कुंभलगढ़ घूमने गया था, सॉरी चित्तौड़गढ़ घूमने चला गया था। तब चित्तौड़गढ़ में जो श्रृंगार चौरी बनी हुई है, बहुत ही शानदार बनी हुई, ये बात आपको यार वो, हालांकि उसमें ताला लगा होता है, उसमें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में कुंभश्यामी मंदिर का निर्माण कराया, सत्ता श्रृंगार चौरी का निर्माण भी कराया। एक लिंग जी का विष्णु मंदिर बनाया भाई साहब इसने। देखिए एक लिंग जी का विष्णु मंदिर क्वेश्चन अभी हाल में दोस्तों 2025 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था RMSSB के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ में एक लिंग जी का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने कराया था। जबकि एक लिंग जी के जो दीवान थे वो दोस्तों मेवाड़ के शासकों को कहा जाता है। रणकपुर के मंदिर अपनी विशाल और अद्भुत दक्षिण कला के लिए जाने जाते हैं। रणकपुर के दोस्तों जो मंदिर है वो अपनी विशाल दक्षिण कला के लिए जाने जाते हैं। विद्वता और साहित्य की बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में वेद स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण और राजनीति, खाना व्यास एवं ने एक लिंग महात्म्य नामक रचना लिखी। महाराणा कुंभा का एक दरबारी विद्वान हुआ जिनका नाम है कान्हा व्यास। क्या नाम है साहब जी, कान्हा व्यास। जिस कान्हा व्यास ने एक लिंग महात्म्य नामक रचना लिखी थी। इसे एक लिंग महात्म्य के अनुसार जो महाराणा जो कुंभा थे वो दो वेद स्मृति, मीमांसा, उपनिषद और व्याकरण प्लस राजनीति के ज्ञाता माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो महाराणा जो कुंभा थे, कौन थे, महाराणा कुंभा। गौर करना, मैं बात कर रहा हूं महाराणा कुंभा की। इनकी दोस्तों एक वीणा बजाने में माहिर थे दोस्तों। ये क्या बजाते थे दोस्तों, वीणा बजाते थे। और वीणा बजाने में दोस्तों मशहूर थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इनकी वीणा का नाम आता है दोस्तों वल्लादी। क्या नाम है दोस्तों, इनकी वीणा का नाम दोस्तों अभी हाल में एक राजस्थान की जो नई किताबें आई ना कक्षा 6 7 8 की, उसमें दोस्तों दोस्तों ये चीज देखने को मिली। तो मैं 1 मिनट में बताता हूँ, इनकी वीणा का नाम शायद वल्लादी ही था। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं, एक बार को देखते हैं।
चलिए चर्चा करेंगे, बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा कि महाराणा जो कुंभा थे इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक आता है दोस्तों संगीत था, जो कि दोस्तों सबसे प्रमुख माना जाता है। एक आता है संगीत मीमांसा और एक आता है सूड बरबंद। ये अभी हाल ही में दोस्तों लेब असिस्टेंट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो संगीत सार, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंधन महाराणा कुंभा की रचनाएं आती है। इन्होंने कुछ टीकाएं लिखी, जैसे कि दोस्तों चंडी सटक की चीता, गीत गोविंद की टीका और संगीत रत्नाकर पे इनके द्वारा टीका लिखी जाती है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। इनके दरबारी विद्वानों की अगर आप लोगों से बात करें तो कवि अत्रि और कवि महेश ने इनके काल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में आप लोगों से बता की दोस्तों कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें जो राणा जो हमीर थे, कौन थे दोस्तों? राणा हमीर। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों? विषम घाटी पंचानन इनको कहा गया है, पंचानन। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। उपाधियों की चर्चा करें तो महाराणा कुंभा को निम्न नामों से विभूषित किया गया है, जैसे कि महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु। क्या नाम है? राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। ओ देखिएगा भाई साहब, हिंदू सुल्तान कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एक उपाधि देखने को मिली, एक जिसका नाम है हिंदू सुल्तान, जो की उपाधि किसकी मिलती है? महाराणा कुंभा की। किसकी? महाराणा कुंभा की। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदू सूर्य उपाधि किसकी थी? हिंदू सूर्य। हिंदू सूर्य जो उपाधि देखने को मिलती, सूर्य उपाधि जो देखने की मिलती, ये बप्पा रावल की देखने को मिलती। किसकी देखने को मिलती? बप्पा रावल की। ठीक है, बप्पा। ठीक है, तो बप्पा रावल की उपाधि थी, इसका नाम है हिंदू सूर्य। जबकि हिंदू सुल्तान उपाधि किसकी देखने को मिलती है? महाराणा कुंभा की। कंफ्यूजन मत होइएगा, आजकल आरपीएससी ट्रेंडिंग पर्सन लेकर आ रही है भाई आजकल। ठीक है, चलिए देखिएगा। अंतिम समय की बात करें तो दुखद अंत, जीवन के अंतिम काल में इनमें एक उन्माद रोग हो गया था, मेंटल इलेनेस हो गया था। क्या होता? उन्माद रोग हो गया था। इस वजह से इन्हें दो तो पितृहंता 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदा ने, यानी कि उदय सिंह ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों जो उदय सिंह है वो पितृहंता भी कहलाया था। ठीक है, तो 1437 में सारंगपुर का दोस्तों जो युद्ध होता है, इसमें दोस्तों विजय हो जाते हैं और विजय स्तंभ का निर्माण भी कराते हैं। सारंगपुर का जो युद्ध होता है 1437 में। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। महाराणा कुंभा की हमने चर्चा कर ली। अब बात करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा के बाद में दोस्तों महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे, फिर उनके बाद में अमर सिंह के बाद में राज सिंह। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शासक है मेवाड़ के, जिनसे दोस्तों बहुत ही अच्छे पर्सन भी बनते हैं, जिसका हम पार्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। पार्ट नंबर 6 आएंगे। अगर अगला पार्ट नंबर 6 आप जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 जाकर नहीं देखा है तो उनको जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने दोस्तों शॉर्ट नोट्स आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।